चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ते हैं द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। इससे पहले वीडियो में आपको एक बीजपत्री भ्रूण का विकास बता दिया गया है। अब पढ़ेंगे हम लोग द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। द्विबीजपत्री पादप सबसे पहले मैन्स्टीन ने क्रूसिफेरी कुल के कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस नामक पादप में भ्रूण के विकास का अध्ययन किया था। यानी कि हमको समझना है कि द्विबीजपत्री पादप जिसमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं, यानी कि मूलांकुर और परांकुर दोनों उपस्थित होते हों, उसमें वैज्ञानिक ने मैन्स्टीन ने क्रूसिफेरी कुल के कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस नामक पादप में भ्रूण का विकास का अध्ययन किया था। तो क्रूसिफेरी का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, जिसको कहते हैं ब्रेसिकेसी भी कह सकते हैं। ब्रेसिकेसी का मतलब जैसे सरसों वगैरह आता है, जिसमें काला वाला सरसों पीला वाला सरसों वगैरह आता है, तो उसी में उसी के अंतर्गत एक आने वाला पादप यानी कि कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस नामक पादप में भ्रूण का विकास का अध्ययन किया था। किस वैज्ञानिक ने किया था? तो मैन्स्टीन ने किया था। चलिए इतना तो समझ में आ गया कि इसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था। आगे पढ़ते हैं हम लोग। चलिए विकास का प्रक्रिया हम लोग पढ़ते हैं आगे। देखिए, इस क्रिया के शुरू में युग्मनज आकार में बढ़कर अपने चारों ओर सेलुलोज की भित्ति का निर्माण करता है। यानी कि इस प्रक्रिया में सबसे पहले जो युग्मनज बनता है, निषेचन के बाद जो युग्मनज बनता है वो आकार में बढ़ जाता है और अपने चारों ओर एक सेलुलोज की भित्ति का निर्माण कर लेता है। कैसे? ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, ये जो है युग्मनज का सेल्स है। जब नर और मादा आपस में मिले हुए हैं, अंडा और क्या बोलते हैं उसको, प्राकड़ जो मिले हुए हैं, इस तरह की संरचना बनाएंगे। सबसे पहले तो ये चारों तरफ अपने भित्ति का निर्माण कर लिया है। इसमें जो है ये जो भाग दिखाई दे रहा है खाली स्थान है इसका, और ये जो है केंद्रक है, यही डिवाइड होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसके बाद यह अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं में विभक्त होकर बीजांडद्वार की ओर आधार कोशिका बीजांडद्वार के ओर आधार कोशिका तथा निभाग की ओर अंतस्थ कोशिका का निर्माण करता है। यानी कि दो कोशिकाओं को विभाजित कर देता है। ये जो बीच वाला जो कोशिका, ये जो बीच वाला कोशिका है, ये बीच वाला कोशिका दो कोशिकाओं का निर्माण करता है। एक ऊपर निर्माण करता है, एक नीचे निर्माण करता है। एक ऊपर निभाग की तरफ निर्माण करता है और एक जो है बीजांडद्वार की तरफ निर्माण करता है। जिसको ऊपर वाले को हम निलंबक कोशिका कहते हैं और नीचे वाले को भ्रूणीय कोशिका कहते हैं। भ्रूणीय, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, निलंबक कोशिकाएं जो है बॉडी का निर्माण करेंगे यहाँ पे, और ये भ्रूणीय कोशिका जो है यही भ्रूण है, यही मेन है। इसी से हमको जानना है कि क्या चीज़ का निर्माण होगा, तो प्रांकुर और मूलांकुर का निर्माण इसी से होता है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर साफ साफ बता देगा कि आधार कोशिका को निलंबक कोशिका तथा अंतस्थ कोशिका को भ्रूणीय कोशिका कहते हैं। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि इसको जो है निलंबक कोशिका कहते हैं और इसको भ्रूणीय कोशिका कहते हैं। देखिए यहाँ आधार कोशिका अनुप्रस्थ विभाजनों द्वारा 6 से 10 कोशिका मान विभाजन करता है तथा निलंबक का निर्माण करते हैं। विभाजन करके जो है 6 से 10 कोशिकाओं का निलंबक बनाती हैं, जो भ्रूण को भ्रूणकोश में ढकेलता है, यानी कि गोल सा संरचना बनाता है, उसको भ्रूण से ढकेलता है। आधार कोशिका क्या है, कहाँ होता है? आधार कोशिका को निलंबक कोशिका कहते हैं। यानी कि आधार कोशिका किधर रहता है? तो बीजांड द्वार की तरफ रहता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका निलंबक कोशिका जो है, ये निलंबक कोशिका है। और ये क्या चीज़ का निर्माण कर रहा है? निलंबक कोशिकाएं। तो अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा भ्रूण कोश में ढकेलता है। ये वाला भाग जो है गोल सा संरचना बनाता है। इस तरह से गोल सा संरचना बना लेगा। देखिए चार गोल सा संरचना दिखाई दे रहा है। ये निलंबक कोशिका बनाता है, जिसको भ्रूण की तरफ ये ढकेलता है। किसको ढकेलता है? तो भ्रूण को बीजांड द्वार की तरफ ये ढकेलने का कार्य करता है। देखिए भ्रूणकोश में जाने के बाद अब क्या होता है, यहाँ भ्रूणकोश में जाने के बाद क्या होता है, निलंबक की ऊपरी कोशिका फूलकर एक पुटिका कोशिका का निर्माण करती हैं। यानी कि निलंबक की ऊपरी जो कोशिका होती हैं वो फूल करके एक पुटिका का निर्माण कर लेती हैं तथा इसके निचले कोशिका अधःस्फीतिका कहलाती हैं, जो विभाजित होकर मूलांकुर का अग्रभाग बनाती हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे ये निलंबक कोशिकाएं जो है फूल गई हैं और फूल करके देखिए एक पुटिका का निर्माण कर रही हैं, और नीचे की तरफ निलंबक कोशिकाएं ये हैं और एक पुटिका का निर्माण कर रही हैं, और यहाँ पे एक अधःस्फीतिका का निर्माण कर रही है। ये दोनों कोशिकाएं मिल करके मूलांकुर का निर्माण करती हैं।
देखिए जो विभाजित होकर मूलांकुर का अग्रभाग बनाते हैं, मूलांकुर का आगे वाला भाग का निर्माण कर देती हैं। यहाँ देखेंगे अब अधस्फीतिका में नीचे की तरफ 4 कोशिकाएं जिसको कहते हैं अधराधर कोशिकाएं तथा नीचे की तरफ 4 कोशिकाएं जिसे कहते हैं अध्याधर कोशिकाएं का निर्माण कर लेती हैं। यानी कि अधस्फीतिका में 8 कोशिकाएं पाई जाती हैं। 4 का नाम होता है जो नीचे की तरफ होती हैं उसको अधराधर कोशिकाएं कहती हैं। ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ जो होती है उसे अधराधर कोशिकाएं कहते हैं। जो नीचे की तरफ होती हैं उसे अध्याधर कोशिकाएं कहते हैं। यहाँ पे कुछ गलत हो गया है, देखिए यहाँ पे ऊपर ऊपर कर दीजिए, ऊपर ऊपर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कुछ यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से जो ये भाग है, ये वाला भाग जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये जो है अधराधर कोशिकाएं और ये अध्याधर कोशिकाएं हैं। ये दोनों जो है 4 कोशिकाएं मिल करके अध्याधर कोशिकाएं और धराधर कोशिकाएं का निर्माण कर देती हैं। देखिए अध्याधर कोशिकाओं से मूलांकुर तथा अधराधर कोशिकाओं से मूलांकुर व अध्याधर कोशिकाओं से प्रांकुर का निर्माण हो जाता है। मूलांकुर और प्रांकुर दोनों बीजपत्र होते हैं। मूलांकुर जो है जड़ का निर्माण करता है, प्रांकुर प्रांकुर जो है प्ररोह का निर्माण करता है यानी कि तना का निर्माण करता है। तो इस तरह से अधराधर कोशिकाओं से मूलांकुर तैयार हो जाता है और अध्याधर कोशिकाओं से प्रांकुर तैयार हो जाता है। यानी कि प्ररोह का निर्माण ये करता है, तना का निर्माण करता है और ये जो है मूल यानी कि जड़ का निर्माण करता है। देखिए ये 8 कोशिकाएं यानी कि अध्याधर और अधराधर कोशिकाएं यानी कि ये 8 कोशिकाएं परिणत विभाजन द्वारा यानी कि गोला में विभाजन द्वारा माने गोल में विभाजन चारों तरफ से क्या करेंगे, विभाजित होंगी और विभाजन करके अन्य कोशिकाओं का निर्माण करते हुए बाह्य त्वचीय कोशिकाओं के एक स्तर बनाते हैं। यानी कि चारों तरफ से भ्रूण के चारों तरफ से एक बाह्य त्वचीय कोशिकाओं का निर्माण कर देती हैं जिसे त्वचाजन अस्तर कहते हैं। उसको बाहर से जब करेंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, त्वचाजन कोशिका कहेंगे। त्वचा का मतलब डर्मिस और इस तरह के ये बाहर होता है इसलिए हम इसको कहते हैं बाह्य त्वचीय कोशिका कहते हैं। यानी कि 8 कोशिकाएं मिल करके बाह्य त्वचीय अर्थात त्वचाजन का निर्माण कर देती है। ये एक प्रकार का अस्तर होता है, त्वचाजन एक प्रकार का अस्तर होता है, थोड़ा समझिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे यही मैं दिखा रहा था कि ये दोनों कोशिकाएं मिल करके त्वचाजन का निर्माण कर रही हैं। यहाँ पर चारों तरफ से त्वचाजन का निर्माण कर रही हैं। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। ये देखिए ये त्वचाजन है, बाहर से है इसलिए इसको हम बाह्य त्वचा कहते हैं। ये एक प्रकार का अस्तर है जो भ्रूण को चारों तरफ से घेरे रखता है। हमें विश्वास है कि आप सभी स्टूडेंटों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए त्वचाजन के अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं वो अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित होकर केंद्र में यानी कि बीच में रंभजन तथा मध्य में वल्कुटजन बनाती हैं। वल्कुटजन कोशिकाएं वल्कुट का निर्माण करती हैं तथा रंभजन कोशिकाएं रंभ का निर्माण करती हैं। आप लोग समझ रहे होंगे, आप समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो त्वचाजन कोशिकाएं हैं यानी कि जो चारों तरफ से घेरे रखता है वो बीच की तरफ माने अंदर की तरफ ये क्या करता है, वल्कुट का निर्माण करता है। कॉर्टेक्स जिसको कहते हैं यानी कि संपूर्ण भाग, उसका संपूर्ण भाग का निर्माण करते हैं। एक एक कोशिका जो होता है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। और रंभन, रंभन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, जैसे जो छोटी छोटी जो जड़ें होती हैं, छोटी छोटी जो जड़ें होती हैं वो रंभन कहलाती हैं। तो इस तरह से आप रंभन इसको कह सकते हैं। छोटी छोटी जड़ें का बाल जैसे संरचना होता है जिसको रोम लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, ये रंभन का निर्माण करती हैं। चलिए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे त्वचाजन कोशिकाएं जो अंदर की तरफ विभाजित करते हुए वल्कुट जन का निर्माण करें और रंभन के निर्माण करें। वल्कुट जन वल्कुट का निर्माण करता है और रंभन जन रंभन का निर्माण करता है। ये वल्कुट का प्रारंभिक सेल होता है वल्कुट जन यानी कि एक कोशिका को वल्कुट जन कहते हैं। वल्कुट जन कहते हैं, वल्कुट की एक कोशिका को वल्कुट जन कहते हैं और रंभन जन रंभ के एक कोशिका को रंभजन कहते हैं। यानी कि ये भी बार बार विभाजन करते हैं, ये भी बार बार विभाजन करके बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। जैसे आपको यहाँ दिखाया गया है, बहुत ज़्यादा कोशिकाओं का निर्माण करके और इसको विकसित कराते हैं भ्रूण को। ये भ्रूण है। आगे पढ़ते हैं। देखिए अब भ्रूण वृद्धि करके हृदयकार हो जाता है यानी कि हृदय का कारक हो जाता है जिसमें दोनों आद्य बीजपत्रों का निर्माण करते हैं जो बड़े होकर मुड़ जाते हैं। इस प्रकार परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण में 2 बीजपत्र होते हैं जिसे प्रांकुर और मूलांकुर कहते हैं। प्रांकुर प्ररोह का स्टेम का निर्माण करता है, तना का निर्माण करता है और मूलांकुर जो है मूल यानी कि जड़ का निर्माण करता है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है
ये संरचना, ये गोल वाली संरचना जो है, यहाँ निलंबक तो ऊपर है, लेकिन नीचे वाला जो संरचना है देखिए किस तरह से संरचना बना रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये बीजपत्र है, दोनों बीजपत्र हैं, एक प्रांकुर है एक मूलांकुर है, ठीक है ना। यहाँ पर ये मूलांकुर है और ये जो है प्रांकुर का निर्माण हुआ है, ये बीजपत्र है, ठीक है। अब देखिए बीजपत्र हृदयाकार संरचना बने, हृदय का आकार का संरचना यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। तो आगे देखिए इस तरह से इसकी संरचनाएं बन जाती हैं, मुड़ जाती हैं, और मूलांकुर जो है मुड़ जाता है ऐसे, मूलांकुर मूल का निर्माण कर देता है, ऐसे आएगा और ऐसे आकर के जड़ का निर्माण करेगा, और ये प्रांकुर जो है ऊपर की तरफ जाएगा और ये जो है प्ररोह का निर्माण कर देता है। तो इस तरह से द्विबीजपत्री पादप में जो है भ्रूण का विकास हो जाता है। चलिए देखते हैं कि ये प्राक कोश में कैसे जो है ये प्राक कोश में सॉरी ये बीजांड में कैसे संरचनाएं दिखाई देती है, बीजांड के अंदर वृद्धि करती हैं या रहती हैं तो किस तरह की संरचनाएं दिखाई देती है, इसको फिगर के द्वारा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। देखिए यही संरचना देखना है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। देखिए ये संरचनाएं इस तरह से दिखाई देती हैं, बीजांड में जो है इस तरह की विकसित हो जाती हैं, और यहाँ से निकल करके देखिए यहाँ ये प्ररोह शीर्ष का निर्माण कर रहा है, यानी कि स्टेम का निर्माण कर रहा है, और यहाँ पे आपको जो है ये मूल का संरचना है, ये मूल क्षेत्र है, मूल का निर्माण कर देगा। ये बीजांड का है, ये बीजांड की संरचना है, इसमें निलंबक कोशिका है, ये चारों तरफ से बाह्य आवरण है, ये अंतः आवरण है, ठीक है ना। यह भ्रूणपोष है जो भ्रूण को भोजन प्रदान करता है, ये निभाग क्षेत्र है। तो इस तरह से ये बीजांड का संरचना है, ये बीजांड द्वार है, इस तरह से इसमें भ्रूण की संरचनाएं देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से जो है बीजपत्री भ्रूण का विकास हो जाता है। हमें विश्वास है कि आप सभी स्टूडेंटों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद।